नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी प्रैक्टिस सेट का वीडियो चलाया जा रहा है आगामी एग्जाम्स को देखते हुए, जैसे आने वाले समय में आपका MTS, CHSL, HCM और अन्य एग्जाम है जैसे कि SSC CGL मेंस, इन सभी एग्जामों को ध्यान रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का जो वीडियो का जो सिलसिला चलाई जा रही है, इसके कड़ी में ये आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट का वीडियो जो है आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो को भी शुरू करते हैं। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि अधिक से अधिक प्रश्न जो है आपका कवर हो सके। चलिए दोस्तों, सभी को आज महाशिवरात्रि की ढेरों सारे शुभकामनाएं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए, पीपुल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो किए थे, ये किए थे आपका भीमराव अंबेडकर साहब। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। और ये कब किए थे, तो ये आपका 1945 के दरमियान किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस मेरे वीडियो के अंदर नहीं दिखेगा। वही प्रश्न मैं रखता हूं जो आपको एग्जाम्स के अंदर दिखने वाला है, ठीक है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब एक अखिल भारतीय दलित संघ की भी स्थापना किए थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि दलित संघ जो GD में पूछा गया था जी, 2023 में GD में दलित संघ की स्थापना किसने किए थे, तो ये भी आपका भीमराव अंबेडकर साहब ही किए थे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अंबेडकर साहब का एक पुस्तक बड़ा फेमस है, ए वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक जो है ये आपका अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए हैं। अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बताए थे। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपका दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, खेरा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये सब महात्मा गांधी के संबंध में याद रखना है। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता के समय आपसे पूछे जाता है कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी साहब थे, है ना। लेकिन 1942 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सेकेंड लास्ट वाला भी आपको याद होना चाहिए कि स्वतंत्रता के समय JB कृपलानी और उससे पहले अबुल कलाम आजाद साहब। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था और ब्रिटिश संसद में इलेक्ट होने वाले ये प्रथम भारतीय भी थे। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखा कीजिए और एक वीडियो में आप लगभग कम से कम जो है 300-400 प्रश्न सीख के जाते हैं। तो 20 से 25 मिनट में, इससे ज्यादा तो शायद नहीं मिलेगी, है ना। बहुत ज्यादा है 20-25 मिनट में, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। ये 25 मिनट को जो है आपका फुल वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये आपका 1921 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में 3 बैंकों को मर्ज किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे है ना, बॉम्बे, इसके बाद बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ जो है मद्रास। ये तीनों बैंक को मिला के जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 ईस्वी में। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1955 में SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि SBI की स्थापना कब हुई, तो 1955 में, जो भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के नंबर 1 बैंक है, यानी सबसे बड़ा बैंक है आपका भारत सरकार के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अधिकांश बैंकों के विलय हो जाने के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने बैंक शेष बचे हैं, तो मात्र 12 बैंक ही शेष बचे हैं, अन्य सभी प्राइवेट या सहकारी बैंक है, राइट। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1935 में आपका भारत का केंद्रीय बैंक, या फिर इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, या फिर इसे अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता बैंक। तो ये जो है आपका है
आरबीआई, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। मुख्यालय आपका मुंबई में है। वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना आरबीआई का काम है। रेपो रेट जारी करना काम है। रिवर्स रेपो रेट जारी करना काम है। सीआरआर तय करना काम है। सीएलआर तय करना काम है। मौद्रिक नीति बनाना जो है आरबीआई का काम है। सभी प्रकार के नोट पर आरबीआई के गवर्नर की ही साइन होती है, लेकिन 1 रुपए की नोट पे जो है आपका वित्त सचिव भारत सरकार की साइन होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है। देखिए, गुड़ी पाड़वा का जो है महाराष्ट्र के साथ मैच किया गया है, ये एकदम सही है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र के अंदर मनाए जाने वाली त्योहारों में से हैं। इसके अलावा बांग्ला महोत्सव ये आपका मेघालय में मनाया जाता है, एकदम मनाया जाता है। तो पहला दोनों ऑप्शन जो है आपका सही है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में, ये भी सही है। इसके अलावा जो थाई पूसम है ये आपका केरल में नहीं होता है। थाई पूसम जो है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका गलत मैच जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु से जो है अन्य जो है तमिलनाडु का ये आपका पोंगल है, पोतांदू है, पोंगल है, पोतांदू है, जलीकट्टू है ना, जली कट्टू है, नाट्यांजलि है, ये सब जो है नाट्यांजलि भी है ना, नाट्यांजलि। भरतनाट्यम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य, ये सभी तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु का जो तमिल भाषा है इसे ही सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 ईस्वी में दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय भाषा वर्तमान में 6 है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी और आपका संस्कृत, यही 6 भाषा है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसका गलत मैच किया गया है। ठीक है, बाद बाकी तेलंगाना का जो अन्य प्रमुख त्योहार है ये आपका बथुकुम्मा है, जिसे फूलों का महोत्सव कहा जाता है। मेदराम जात्रा त्योहार है जो इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला के बाद। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य है, रंगोली है, फगरी डांस है, कोली डांस है। इसके अलावा जो आपका गणपति उत्सव है, शिवाजी उत्सव है, ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय वन को अन्यथा किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ज्वारीय वन जो है इसे हम मैनग्रोव वन भी कहते हैं या फिर इसे दलदली वाला वन भी कहते हैं। दलदली वाला वन भी कहते हैं। जो आदमी बिहार या फिर यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर असम से बिलोंग करते हैं और जिनके क्षेत्र में बाढ़ आती है, ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि दलदली वाला जो मिट्टी है किस प्रकार के होते हैं। कि जब बाढ़ आता है और जब बाढ़ जो मिट्टी का ऊपरी हिस्सा बहा के लाता है तो उसे हम लोग गांव घर में पांक कहते हैं। और इस पांक में जो है उपजा बहुत ज्यादा होता है, मतलब जो है फसलों खास करके धान की खेती के लिए काफी उपजा होती है। तो ऐसे ही प्रकार के वन होते हैं, हालांकि ये बाढ़ से निर्मित नहीं होते हैं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। तो इसे मैनग्रोव वन कहते हैं, जो एक प्रकार का दलदली वाला वन होता है। और भारत में जो है ये आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है आपका मैनग्रोव वन। एक मोटे तौर पे याद रखेंगे, जहां जहां समुद्र का किनारा होता है वहां वहां आपका जो है मैनग्रोव वन पाया जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैनग्रोव वन जो है ये कई प्रकार के जो है प्राकृतिक जीव जंतु का जो है प्राकृतिक आवास है। इसके अलावा जो इंडिया में मैनग्रोव वन का विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है ये आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। जी, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा में ही आपका जो है सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस वन में औसत कितनी वर्षा होनी चाहिए। तो जो सदाबहार वाला है इसमें 175 सेंटीमीटर से जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए सालाना। तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और एक होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 150 से
200 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारे आसपास ही है, जैसा कि आप गांव घर में शीशम के पेड़ वगैरह देखे होंगे, तो ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के ही उपज है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। अगला जो टैगा वन देख रहे हैं आप, ये टैगा वन जो है ये ठंडा प्रदेश, ठंडा वन होता है। इसमें काफी सारा ठंडा पड़ता है, जीव जंतु जो है जो ठंडी में सरवाइव करते हैं वही यहाँ पे रह पाता है। और ये खास करके उत्तरी अमेरिका जो है वहां पे इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, आपका टैगा वन। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी गोलार्ध भी इसे साथ में याद रखें, ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसके अलावा उच्च ज्वर की स्थिति, जो आपका शरीर में बुखार आ जाता है, ये मानव शरीर से रिलेशन में है, इसीलिए ज्वर का मतलब यहाँ बुखार है। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन एसएससी को काफी पसंद है। अगर बायोलॉजी सेक्टर से क्वेश्चन उठाता है मानव के रिगार्ड में, तो एक तो ग्रंथि पूछता है कि सबसे छोटा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है। उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं शरीर में, ये पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम किसको पचाने पे काम करता है या फिर कहाँ से निकलता है। और तीसरा जो सबसे प्रचलित है, ये पूछा जाता है कि किस प्रकार के रोग के लिए किस प्रकार की दवाई दी जाती है। तो जो ज्वर हारक दवाई होता है उसे हिंदी में पूतिरोधी कहा जाता है, और इंग्लिश में जो है एंटीपायरेटिक कहा जाता है, एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो हिंदी में इसे पूतिरोधी कहते हैं, अंग्रेजी में एंटीपायरेटिक कहते हैं। ये आपका ज्वर हारक दवाई होता है, यानी बुखार गिराने वाला दवाई होता है। तो आप समझ सकते हैं जो पैरासीटामोल है ये किस कैडर की दवाई है, तो एंटीफेरोटिक है या फिर पूतिरोधी है। एंटीबायोटिक तो आप समझते ही हैं, है ना। इसके अलावा जो एनाल्जेसिक दवाई है ये दर्द निवारक दवाई है, जिससे दर्द से छुटकारा पाया जाता है। तो ऐसी दवाई को एनाल्जेसिक दवाई कहते हैं, जिसमें जो है दर्द की अनुभूति को कम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है ये किसे सौंपते हैं? ठीक है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये अपना त्याग पत्र उन्हीं सदन का जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें सौंपते हैं। तो यहाँ पे कहा गया भाई उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही जो है अपना त्याग पत्र यानी रिजिग्नेशन लेटर जो है सौंपते हैं। इसके अलावा जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के उपराष्ट्रपति है। तो इसमें से तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो भारत के प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को रिजिग्नेशन सौंपते हैं। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये बिरला साहब है ना, ओम बिरला साहब। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये आपका 17वीं लोकसभा के जो है अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो है आपका लेडी जो है आपका मतलब उनका नाम क्या था, एक सेकेंड याद नहीं आ रहा है, एक लेडीज थी इससे पहले, वो थे आपका इससे पहले लोकसभा के अध्यक्ष अभी ओम बिरला साहब है, और इससे सुमित्रा महाजन जी है ना। और इससे पहले जो है आपका प्रथम लेडीज अगर पूछ दिया जाए तो आपका मीरा कुमार होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लोकसभा में सर्वाधिक दिन तक रहने का जो आपका अध्यक्षता पे मतलब अध्यक्ष पोस्ट पे है, तो आपका बलराम जाखर है। बलराम जाखर जो है ये सबसे अधिक दिन तक लोकसभा में जो है अध्यक्ष का पद जो है इन्होंने संभाला था। प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो आपका जो है गणेश वासुदेव मावलकर जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम उपाध्यक्ष भी आजकल एग्जाम में आ रहा है, तो अनंत संयम थे। ठीक है, अनंत संयम जो है ये प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे लोकसभा का। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है भारतीय संसद के अंदर। ठीक है, निम्न सदन कहा जाता है। और जो प्रथम लोकसभा अस्तित्व में आया था ये आपका 1952 में आया था। लोकसभा में वर्तमान में 550 मैक्सिमम जो है सीट हो सकता है, पहले 552 हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम ही समाप्त कर दिया गया, तो अब 550 ही होंगे। ये 550 में जो आपका जो है 530 आता है राज्यों से और 20 आता है जो आपका केंद्र शासित प्रदेश से। लोकसभा में जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है एंट्री की, ये 25 वर्ष रखी गई है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में आर्टिकल 85 के द्वारा प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इसे भंग भी किया जा सकता है। आई होप आप लोकसभा का ऑपरेशन यहाँ पे हो चुका है, एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको फुल एक फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, तो जो आपको नहीं आए
तो उसे कहीं ना कहीं नोट कर ले, या फिर उसे पॉज करके थोड़ा देर सोचे इस पे, या फिर नहीं सुन पाए तो फिर से जो है क्लियर सुनिए, है ना, क्योंकि सभी बातें एक से एक जो भी बातें हैं आपको काम आएंगे एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक टीचर के जैसा नहीं, एक स्टूडेंट के जैसा ही पढ़ाता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि मेरी ही एग्जाम होने वाली है वैसे पढ़ते हैं एकदम रिफाइन करके। आपको भी ऐसे ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं के नेशंस कप है, एक्चुअली नेशंस कप है ये, ठीक है। महिलाओं का जो है आपका नेशंस कप है। तो 2022 के विजेता कौन है? दिसंबर में हुआ था ये। तो नेशंस कप सबसे पहले पूछा जाता है कि किस चीज से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। और ये आपका पुरुष का पहले होता था, लेकिन महिलाओं वाला प्रथम बार ऑर्गेनाइज किया गया था स्पेन के अंदर, राइट। और प्रथम जो नेशंस कप है हॉकी वाली, ये आपका महिलाओं वाली, तो ये जीता है भारत। तो ये गरिमा की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आने वाले समय में इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे कि पहले तो ये हुआ कहाँ था, तो ये आपके स्पेन के अंदर हुआ था। और जीता कौन? तो आपका जो है भारत ही जीता है, स्पेन को ही हरा के, राइट। अगला प्रश्न हमारा, भारत के सर्वप्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? इंटरेस्टेड क्वेश्चन, आता सबको है, गलती सब करते हैं, राइट, एग्जाम में, खास करके एसएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है आपका भारत के जो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जैसा कि आप जानते हैं कि पद पे रहते हुए, यानी डाई इन हार्नेस, पद पे रहते हुए सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? तो ये आपका जाकिर हुसैन साहब थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, और इन्हें ही जो है पद पे रहते हुए मृत्यु को जो है प्राप्त हुए थे, यानी डाई इन हार्नेस इसके लिए एक शब्द है, फ्रेज है आपका एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फ्रेज के अंदर, है ना। तो ये जो है डाई इन हार्नेस हुए थे। तो जाकिर हुसैन के बाद जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे आपका बीबी गिरी। बाद में चल के चौथे राष्ट्रपति भी बने संपूर्ण काल के लिए आपका बीबी गिरी। तो अगर ये पूछा जाए कि देश के चौथे राष्ट्रपति कौन है, तो बीबी गिरी। सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, तो बीबी गिरी, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न की उपाधि एकमात्र इंसान को मिला है, जो है आपका बाबू राजेंद्र प्रसाद। ये जो है दो जो है कार्यकाल के लिए रहे थे राष्ट्रपति। उसके बाद जो है दूसरा राष्ट्रपति राधा कृष्णन साहब बने, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। तीसरा राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब बने थे, जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इन्होंने पद पे रहते ही जो है मृत्यु को प्राप्त किए थे। इसके बाद प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी बने थे, और इसके बाद एक और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एकमात्र इंसान जो आपका सीजीआई भी रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस भी ऑफ इंडिया भी रहे हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो है कमान भी संभाला है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा शख्सियत है जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहा है, और आपका जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य भी संभाला है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और बलराम जाखड़ के बारे में जी अभी तो बता ही दिए, है ना, कि ये लोकसभा के सबसे अधिक दिन तक सेवा देने वाले अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, जो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण और आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये सबसे पहले तो किससे संबंधित है? तो ये सबसे पहले है कथक से संबंधित। कथक जो है ये आपका नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के जो है प्रमुख नृत्य है, और जो भी महाराज सरनेम लगा रहता है, मैंने कहा था कि भाई याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो 90% में ये कथक नृत्य से संबंधित होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी एडिशनल फैक्ट। अब इनको जो पद्म विभूषण दिया गया था, ये दिया गया था जी 1986 के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें 1964 में जो है ये भी दिया गया था, ये क्या बोलते हैं, भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1964 में, और पद्म विभूषण जो है 1986 में दिया गया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किए थे? 2022 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, और इसे डिफिकल्टी लेवल में हाई रखिए, ठीक है, हाई, कठोर प्रश्न था ये, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इतने नजदीक का था कि ऑप्शन छांटने का चांस ही नहीं दिया एग्जामिनर ने। तो राष्ट्रपति कहकर जो राष्ट्रपिता कहकर जो संबोधित किया आपका सुभाष चंद्र बोस साहब गांधी जी को, ये किए थे आपका 6 जुलाई 1944 को, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होता है 6 जुलाई
1944। ठीक है, 8 अगस्त 1942 जो देख रहे हैं ये तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है मतलब दिन है। इसके अलावा जो है अन्य ऑप्शन में जो कोई मतलब घटना नहीं घटित हुई है। तो 6 जुलाई 1944 को जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस साहब। सुभाष चंद्र बोस साहब की जन्मदिन जो है आपका 23 जनवरी, इसको अब इंडिया में पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस साहब प्रमुख जो नारा दिया था दिल्ली चलो, और इसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये दोनों नारा जो है सुभाष चंद्र बोस साहब से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनके जन्म कटक में हुआ था उड़ीसा के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है उनसे भी जुड़े हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक भी सुभाष चंद्र बोस जी को माना जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ष तक ग्रामीण घरों में जलपूर्ति का लक्ष्य रखा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और गांव घर में जो गांव घर से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं, तो ये मेरे घर भी आया है नल जल योजना, है ना। तो वहां पे एक नल लगाया गया है लेकिन पानी कभी नहीं आता है ना। तो जो जल जीवन मिशन योजना है इसके तहत 2024 तक भारत के जो है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे नल जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर 2024 हो जाएगा। अब इस योजना की शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिएगा मंत्रालय बहुत पूछता है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है ना 2019 में शुरू किया गया था। हालांकि इसकी अनाउंसमेंट जो है मोदी साहब ही किए थे, है ना। तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत का सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर सिर्फ बांध पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए, तब तो टिहरी बांध मारना है, लेकिन यहाँ पे एक क्लू लगा दिया है ज्वारीय बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वारीय बांध जो है ये भाखरा नांगल बांध है। ठीक है, ये जो है आपका सतलज नदी पे है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो भाखरा नांगल बांध सबसे जो है हाई ज्वारीय बांध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। भारत की सबसे ऊंची बांध जो है ये टिहरी बांध है। ये आपका भागीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पे है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसकी टोटल ऊंचाई 261 मीटर आंकी गई है। ठीक है, और ये जो 2006 से आपका जो है इलेक्ट्रिक उत्पादन शुरू किया था। इसके बाद भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो आपका महानदी पर उड़ीसा के अंदर स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, जो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। सभी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? देखिए, जिस पादप में पुष्पहीन होते हैं, हीन मतलब ना होना जी, रहित, है ना। तो पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? तो पुष्पहीन पादपों को जो है ये आपका कहा जाता है जी क्रिप्टोगेम्स, है ना। क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। बाद बाकी ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा ये समूह का नाम है ना, ये समूह का नाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोगेम्स वैसे पौधा होता है जो पुष्पहीन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन और भारत के बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ना। ट्रिपिकल क्वेश्चन। अगर मतलब नॉलेज तो बहुत है कि भाई सबसे ज्यादा चीन है, 2 नंबर पे भारत है, तीसरा नहीं पूछा जा सकता क्या? पूछा जा सकता है ना, है ना। आज एग्जामिनर की कोई भरोसा है? आपसे पूछ के तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो भारत की जो विश्व की जो सबसे तीसरी अधिक आबादी वाला जनसंख्या वाला जो है आपका देश है, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये विकसित देश है, और विकसित देश होने के कारण जो है इस पे कोई जल्दी चोट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। वैसे दुनिया में अगर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया होती है। इंडोनेशिया जो है विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। सेकेंड स्थान अपना बगल वाला पड़ोसी पाकिस्तान है। ये दूसरा जो है सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड हो गया, भारत जो है सेकेंड हो गया, और चाइना फर्स्ट हो गया ओवरऑल जनसंख्या में। एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व में सबसे अधिक कौन से धर्म के मानने वाले लोग हैं? तो ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन काफी बार जीडी में भी पूछा गया,
क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 148, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। वर्तमान में अब आपका जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। मैंने आपको बता रखा है 3 मुर्मू काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, ध्यान रखना है। एक गिरीश चंद्र मुर्मू, एक आपका तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहिबा, और एक आपका चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू जो है ये सबसे कम उम्र के जो है आपका सांसद बनने की रिकॉर्ड कायम की थी। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 161 जो आप देख रहे हैं ये आपका राज्यपाल का क्षमादान है। राज्यपाल जो है कदाचार सिद्ध व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है, सजा कम करवा सकता है, तो इस प्रकार का अधिकार आर्टिकल 161 देता है। आर्टिकल 124 जो आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 123 जो आप देख रहे हैं ये प्रेसिडेंट के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी होती है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जारी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, डिएगो गार्सिया तथा आर्किपियागो द्वीप किस मतलब कहां पर स्थित है? देखिए डिएगो गार्सिया और आर्किपियागो ये दोनों द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर को आप जो है अर्ध महासागर की संज्ञा भी दे सकते हैं, अर्ध महासागर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और एक होता है जी अंध महासागर। अंध महासागर कहा जाता है आपका जो है किसे? अटलांटिक महासागर को। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सेकंड सबसे बड़ा महासागर जो है ये आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक गहराई वाला स्थल जो है मरियाना खाई कहाँ है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। राइट, ये है मैरियाना खाई प्रशांत महासागर में। इसके बाद कैस्पियन सागर जो आप देख रहे हैं ये महासागर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है ना, जिसका नाम है कैस्पियन सागर, और ये आपका खारे पानी का झील है। अगर आपको ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो लेक सुपीरियर होता है, और इंडिया में भी सबसे बड़ा झील है चिल्का झील, लेकिन ये भी है खारे पानी का झील। ठीक है, और इंडिया में जो है सबसे बड़ा ताजे पानी की झील अगर पूछा जाए तो बुलर झील होगा। तो ताजा पानी लगता है तो आंसर बदल जाता है। इसके अलावा भूमध्य सागर जो है, एक क्वेश्चन भूमध्य सागर से आता है कि जो सुएज नहर है किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर को जो है आपका जोड़ने का काम कौन करता है? भूमध्य सागर से सुएज नहर। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्न में से किस पदार्थ को ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम किया जा सकता है? देखिए मैंने एक दिन बताया था आपको कि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर किसी चीज की प्रतिरोध ज्यादा है मतलब जो है चालकता जो है वो कम है। प्रतिरोधकता मतलब रुकावट, अवरोध पैदा करना, रेसिस्टेंस डालना। ठीक है, तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसी प्रकार से मैंने कहा था जी आयतन और घनत्व तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयतन अधिक तो घनत्व कम होगा, घनत्व कम तो आयतन अधिक होगा। इसीलिए जल का घनत्व 4 डिग्री सी पे सबसे अधिक होती है और सबसे कम आयतन होती है। इसके अलावा मैंने एक चीज और रिलेशन बताया था भाई कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो आपका जो है मतलब वर्ण विक्षेपण यानी आप प्रकीर्णन कह लीजिए, इसके प्रकीर्णन जो है कम होगी। तरंग दैर्घ्य ज्यादा प्रकीर्णन कम, प्रकीर्णन कम तरंग दैर्घ्य ज्यादा, या फिर प्रकीर्णन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब तरंग दैर्घ्य कम है। इसीलिए जब वर्ण विक्षेपण होता है तो सबसे अधिक जो विचलित होती है रंग या आपका बैगनी होती है और सबसे कम रेड होती है, क्योंकि रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है और बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये सब समझ गए व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन, ये तीनों जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को किस कैडर में आप रखते हैं? अर्धचालक, अर्धचालक या उपधातु भी कहते हैं इसे। ठीक है, न तो धातु है न ही अधातु है, इसीलिए इसे उपधातु। और उपधातु आधुनिक आवर्त सारणी में मात्र 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु बोलेंगे तो 91 है और अधातु जो है 20 है और उपधातु 7 है। तीनों को जोड़ लीजिए 118 हो जाएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है इसको ताप आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, मतलब चालकता बढ़ेगी। अभी बताया ना रिलेशन, तो चालकता बढ़ेगी। ये क्वेश्चन को कई रूप में पूछा जा सकता है। बाद बाकी जो अन्य ऑप्शन है ये है आपका धातु, तांबा भी धातु है, नाइक्रोम भी धातु है और प्लेटिनम भी धातु है। तो धातु में जब ताप बढ़ती है ना तो चालकता घटती है, चालकता
घटती है धातु में, और जब चालकता घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अभी भी बताया था रिलेशन है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे रिलेशन के थ्रू इन क्वेश्चन को। इसके अलावा जो नाइक्रोम होती है, ये आपने जो घरेलू हीटर देखे होंगे, आयरन देखे होंगे घर में इलेक्ट्रिक वाली, तो इसमें जो है क्वाइल बनी होती है, ये नाइक्रोम की बनी होती है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजीव कुमार जो है ये आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में पहली मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रथम महिला जो सुप्रीम मतलब चीफ जस्टिस बनी थी, इनका नाम था आपका जी लीला सेठ। लीला सेठ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाली प्रथम महिला है, और ये हिमाचल प्रदेश की जो है उच्च न्यायालय की आपका जो है चीफ जस्टिस बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो है ना कमेंट करके अपना सलाह सुझाव मुझे जरूर पेश करें कि भाई किस प्रकार से लग रहा है आपको, है ना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।